स्टूडेंट्स, हम पहले पूर्व में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन साइकिल देख चुके हैं, जो कि गैसियस साइकिल थे, गैसीय चक्कर थे। आज हम सेडिमेंट्री साइकिल का अध्ययन करेंगे, जिसमें फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल इनके बारे में देखेंगे। सल्फर साइकिल, जैसा कि हम जानते हैं, जल में उपस्थित सल्फेट ही गंधक का प्रमुख रूप है और जंतुओं में यह प्रोटीन के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एमिनो अम्ल हैं, उनके लिए ये एसेंशियल एलिमेंट के रूप में होती है। मतलब कुछ एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें गंधक पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है। इस साइकिल में हम देखें तो दो इसके पार्ट हैं, एक है एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। अवायवीय स्थिति में जब रिडक्शन होता है तो उसके फलस्वरूप जैविक रूप से जो संयुक्त गंधक होती है उसकी कुछ मात्रा सल्फाइड में बदल जाती है और साथ ही गैस के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड भी तैयार हो जाती है। एस्चेरिया एवं प्रोटियस जो जीवाणु हैं, यही सल्फाइड के निर्माण में भाग लेते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन के द्वारा कुछ कार्बनिक गंधक सल्फर डाइऑक्साइड बनकर वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कुछ सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, वायुमंडल के अंदर पहुंच जाती है। सल्फोविब्रियो जीवाणु है, ये वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर व सल्फाइड किस सल्फाइड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में इसको बदल देती है। तो इस तरीके से सल्फोविब्रियो वायरस क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट में है उसको सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर बदल देती है। ये चीज़ें हम देख रहे हैं सभी अवायवीय परिस्थितियों के अंदर हो रही है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट सल्फर जीवाणु है या हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फेट में बदल देते हैं। ये विशिष्ट सल्फर जीवाणु बेगियोटा जैसे रंगहीन गंधक जीवाणु जिसका उदाहरण है थायोबैसिलस है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में बदल देता है, सल्फेट के अंदर बदल देता है। वायवीय स्थितियों के अंदर हम देखेंगे कि थायोबैसिलस की एक अन्य जाति है, वो सल्फाइड को सल्फ़र के अंदर बदल देती है तथा सल्फ़र को वापस से किस में बदल देती है, सल्फेट में बदल देती है। इनमें से कुछ जीवाणु होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे इसके अंदर कि अपघटन के परिणाम स्वरूप कुछ जो सल्फ़र है वो सेडिमेंट हो जाती है, अवसादित हो जाती है और ये अवायवीय परिस्थितियों में होती है, जिससे अधिकांश जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और वो लिथोस्फीयर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर सल्फ़र है, ये आयरन के साथ जुड़ कर के फेरिक सल्फाइड बनाती है, जिससे कि सल्फ़र है विलय रूप में आ जाती है और ये जीवों को पुनः प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस क्यों आवश्यक है हमारे लिए। फॉस्फोरस है जीवों में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए बनाने में। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स है उसके सिंथेसिस में, साथ ही एटीपी के सिंथेसिस में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स है, डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड्स और एटीपी के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। स्थलीय जीवों के लिए फॉस्फोरस काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध होता है और यही कारण है कि फॉस्फोरस है क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर के तरीके से कार्य करता है। स्थलों में सिर्फ वहीं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जहाँ पर कि फॉस्फेट की चट्टानें पाई जाती हैं। स्थलीय आवासों की तुलना में हम देखेंगे जलीय और विशेषकर समुद्री आवासों में फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। जैसा कि हमने दूसरे पोषक तत्व देखे थे, उसी तरीके से फॉस्फोरस की भी साइकिलिंग होती है, लेकिन फॉस्फोरस साइकिल की कुछ विशेषताएं होती हैं। फॉस्फोरस
साइकिल अन्य चक्रों की तरह वायुमंडल में गैसीय रूप में नहीं होता है और ये किस रूप में पाया जाता है? अवसादी रूप में पाया जाता है। इसे सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। अन्य चक्रों की तुलना में यह चक्र क्या होता है? अत्यंत धीमा होता है, बहुत धीमी गति से ये साइकिलिंग होती है इसकी। इस चक्कर में लंबे समय तक स्थलीय आवास से समुद्रों में फॉस्फोरस बढ़ती है तथा समुद्रों में अवसाद के रूप में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। यहाँ से पुनः स्थल पर लौटने वाली फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी कम होती है और अनियमित होती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि हर वर्ष फॉस्फोरस है ये साइकिल से बाहर हो जाती है और जो कि बड़ी जो भूगोलिक हलचल होती है उनसे ही पुनः स्थल पे लौट सकती है। अब हम देखेंगे कि जो फॉस्फोरस साइकिल है इसके अंदर फॉस्फोरस का जो अवशोषण है वो सबसे पहले पादपों के द्वारा किया जाता है और पादप ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में क्या करते हैं? फॉस्फोरस का अवशोषण करते हैं। पादप अवशोषित फॉस्फेट का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के जो कार्बनिक फॉस्फेट व अन्य यौगिक हैं उनको बनाने में करते हैं और इस प्रकार से पादपों द्वारा फॉस्फेट का अवशोषण कर लिया जाता है, फॉस्फेट ग्रहण कर ली जाती है और इन पादपों को भक्षण करने वाले जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं या कंज्यूमर्स हैं उनको ये फिर स्थानांतरित कर दी जाती है। इस तरीके से फॉस्फेट है ये पादपों और पादपों से होते हुए फूड चेन में कंज्यूमर्स तक पहुंच जाती है। जो उपभोक्ता हैं उनमें दांत व अस्थि आदि कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनमें जाकर अधिकांश फॉस्फोरस अपने अगले खाद्य स्तर के लिए क्या हो जाती है? अनुपलब्ध हो जाती है। जीवों की मृत्यु से, पादपों के अवशेष से, इसके अलावा जो जंतुओं का उत्सर्जन से बहुत अधिक फॉस्फेट की मात्रा वापस से कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में मृदा के अंदर शामिल हो जाती है। इनमें से कुछ जैविक प्रक्रमों द्वारा अनुपयोगी पदार्थ जैसे दांत अस्थि में बदलने के कारण लंबे समय तक ये साइकिल से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है और कुछ फॉस्फेट की मात्रा बहाव के द्वारा जल तंत्र में शामिल हो जाती है और यही कार्बनिक फॉस्फेट है जो हमारी झील और तालाब है उसमें यूट्रोफिकेशन का कारण बनती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि विभिन्न मार्गों से मृदा तक पहुँचे फॉस्फेट बराबर मात्रा में पुनः पादपों को प्राप्त नहीं होती कि यहाँ से होते हुए ये कहाँ तक पहुँची है? मृदा तक पहुँची है और मृदा से फिर वापस पादपों को उसी मात्रा में फॉस्फेट प्राप्त नहीं होती बल्कि अपचय और निक्षालन के द्वारा ये कहाँ पहुँच जाती है? समुद्रों के अंदर पहुँच जाती है। मृदा में शामिल फॉस्फेट है उसकी कुछ मात्रा कैल्शियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि तत्वों के साथ यौगिक बना लेती है और अधिकांश अविलय होने के कारण क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं और सिर्फ 10% ही पादपों को उपलब्ध होते हैं। समुद्रों तक फॉस्फेट का बहुत थोड़ा अंश ही पुनः स्थलों पर पहुंचता है। जो समुद्रों में पहुंची है फॉस्फेट उसका बहुत कम मात्रा ही हमें वापस से प्राप्त होती है और यह बहुत कम मात्रा या तो पवन के साथ जो लवण की फुहारे या साल्ट स्प्रे जो होता है उसके रूप में, इसके अलावा जो स्थलीय जीव हैं जो कि समुद्री जीवों को का भक्षण करते हैं या समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाते हैं उनके द्वारा वापस से स्थल के ऊपर फॉस्फोरस पहुंचाई जाती है समुद्र से। जैसा कि हम जानते हैं समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पक्षी हैं ये समुद्री मछलियों को खाते हैं और इन समुद्री मछलियों को खा करके फॉस्फेट को वापस पृथ्वी पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। समुद्री फॉस्फेट जो कि समुद्र के अंदर हम जानते हैं फॉस्फोरस की बहुत अधिक मात्रा है और ये मछलियों से होते हुए समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पक्षियों के द्वारा इनको खाया जाता है और इन पक्षियों का स्थल पे आवास होता है और इस जगह ये अपने उत्सर्जित पदार्थ जिसे हम गवेनो बोलते हैं के रूप में अपना उत्सर्जित पदार्थ छोड़ते हैं और इसमें फॉस्फोरस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। समुद्र के किनारे इन समुद्री पक्षियों की बहुत अधिक संख्या होती है और इनके द्वारा
जो ये फॉस्फोरस बीट के रूप में या इनके उत्सर्ज्य पदार्थ के रूप में छोड़ी जाती है, इसका संचय किया जाता है और इसे व्यावसायिक खाद के रूप में दूरस्थ स्थलों तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि सभी मार्गों से समुद्रों से थल तक, थल पर लौटे फॉस्फोरस या थल से समुद्र में पहुँचे फॉस्फोरस की तुलना में कहीं कम होता है। कि हम यूँ कह सकते हैं कि थल से फॉस्फोरस कहाँ पहुँचा, समुद्रों में पहुँचा, और समुद्र से वापस से फॉस्फोरस थल पे पहुँचता है, इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि अधिकांश फॉस्फोरस क्या हो जाती है, समुद्र के पैंदे के अंदर जमा हो जाती है और इसे चक्कर में लौटने में बहुत अधिक समय लगता है। ये किसी भौगोलिक हलचल की वजह से ही वापस से साइकिल में या स्थल के ऊपर लौट पाती है।